नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने समाज पे चर्चा किया था। आज सिंधु सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इसके थ्रू हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सिंधुवासी किस जो है शासन के किस स्वरूप से शासित हो रहे थे, वहाँ शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्र, लोकतंत्र, जो आज वर्तमान में व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, तो किसके हाथों में वहाँ के शासन की बागडोर थी, इस पे चर्चा आज हम करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, सिंधुकालीन राजनीतिक व्यवस्था। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की राजनीतिक संरचना पर सैद्धांतिक बात सबसे पहले तो पिगट महोदय ने की, स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा और कहा कि ये अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य थे जो निरंकुश पुरोहित राजाओं के द्वारा शासित हो रहे थे। वहीं जब इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा तो दशरथ शर्मा महोदय ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा और एस.आर. राव ने लोथल को चौथी राजधानी कहा। तो लेकिन आलचिन महोदय जो हैं, उन्होंने राजधानी के थ्योरी वाली बात को उन्होंने खारिज कर दिया था। तो अगर हम बात करें कि फिर अन्य विद्वानों ने फिर यहाँ के शासन के स्वरूप पे अपने अपने क्या मत दिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ के वाट माप में जो बाट थे, माप थे, उनमें एक रूपता, भवनों इत्यादि में का नियोजन एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है। और यहाँ से अस्त्र शस्त्र के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से हमको अस्त्र और शस्त्र के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस आधार पे यह अनुमान लगाया गया कि फिर यहाँ शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। और श्री रत्नागर महोदय जी ने कहा कि सिंधु सभ्यता में जो एक श्रृंगी पशु या जिसे आप यूनिकॉर्न कहते हैं, वो यहाँ के शासकों का प्रतीक राज चिन्ह था। तो हम देख लेते हैं, आप लोग कुछ नोट भी कर लीजिए। तो ये हमारा टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। तो हमने बताया कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक संरचना पर सैद्धांतिक बात सबसे पहले स्टुअर्ट पिगट महोदय ने की। आप लोग लिखते चलिए, महोदय ने की। और इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। जुड़वा राजधानी कहा और अत्यंत जो कहा कि ये अत्यंत केंद्रित साम्राज्य थे, अत्यंत केंद्रित साम्राज्य थे और यहाँ के लोग निरंकुश पुरोहित राजाओं के द्वारा शासित होते थे। और हमने बताया कि दशरथ शर्मा महोदय ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा और एस.आर. राव ने लोथल को चौथी राजधानी कहा।
तो मैंने बताया कि आलचिन महोदय ने राजधानी की थ्योरी वाली बात को स्वीकार कर दिया। आप लोग इतना नोट कर लिए, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि श्री रत्नागर महोदय जी कहते हैं जो यहाँ का एक श्रृंगी पशु था वो यहाँ के शासकों का प्रतीक राज चिन्ह था। अगर हम बात करें तो रंगनाथ राव महोदय जी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी गई। जो है इन्होंने रंगनाथ राव जी ने सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की जो है संज्ञा दी है। और एल बासम महोदय ने कहा कि सिंधु सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय थी और यहाँ पुरोहितों का ही शासन था। उसके बाद मैके ने कहा यहाँ प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी। और बेबीलाल महोदय ने कहा कि यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जैसे 16 महाजनपद के युग में हुआ करते थे। तो इनको भी आप नोट करते चलिए, हम नोट कर दे रहे हैं। रंगनाथ राव जी ने सिंधु सभ्यता को प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। एल बासम ने कहा कि सिंधु सभ्यता की या सिंधु सभ्यता का स्वरूप धर्मतंत्रीय था। और पुरोहित वर्ग के द्वारा ही शासन किया जा रहा था। उसके बाद मैंने बताया मैके ने कहा यहाँ प्रतिनिध्यात्मक सरकार थी। बेबीलाल महोदय यहाँ अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व बताया। जैसा कि 16 महाजनपद के युग में था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आर्य शर्मा महोदय कहते हैं कि ये क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के में जो है व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत था, काफ़ी समृद्ध था, तो इसी आधार पे जो है आर्य शर्मा महोदय कहते हैं कि यहाँ पे जो है संभवतः वणिक वर्ग का शासन था। और हुइलर महोदय का अगर हम बात करें तो हुइलर महोदय कहते हैं कि यहाँ का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था और सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, लेकिन यहाँ धर्म को ही प्रमुखता प्राप्त थी। तो इनका भी देख लेते हैं।
आर.एस. शर्मा महोदय ने क्या कहा? आर.एस. शर्मा महोदय ने सिंधु सभ्यता में व्यापार, सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य की प्रगति देखकर कहा कि यहाँ का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट मैंने बताया व्हीलर महोदय। तो व्हीलर महोदय जी कहते हैं कि यहाँ पर शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था। और दूसरी बात इन्होंने जो कही वो कहा कि जो है सत्ता का स्रोत जो है कोई भी क्यों ना रहा हो, कोई भी क्यों ना रहा हो, लेकिन प्रमुखता यहाँ धर्म को ही मिली थी। इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। अब हम बात करें अगर फेयर सर्विस महोदय की, तो फेयर सर्विस महोदय कहते हैं कि इन्होंने हड़प्पा को ना तो साम्राज्य माना ना ही राज्य माना। और ये मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो इन्होंने मोहनजोदाड़ो को प्रशासनिक केंद्र भी नहीं माना और मोहनजोदाड़ो को धार्मिक केंद्र के रूप में इन्होंने माना है। ना तो ये हड़प्पा को साम्राज्य की संज्ञा देते हैं ना राज्य की संज्ञा देते हैं। मोहनजोदाड़ो को इन्होंने प्रशासनिक केंद्र तक नहीं माना और उसको धार्मिक केंद्र के रूप में माना है। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो है सिंधु सभ्यता ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही थी। फिर बाद में इन्होंने अपने मत में जो है कुछ संशोधन किया और कहा कि यहाँ पर जो है केंद्रीय नियंत्रण की अवधारणा थी, कि कुछ हद तक केंद्रीय नियंत्रण की अवधारणा को इन्होंने स्वीकार किया फेयर सर्विस महोदय ने। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फेयर सर्विस महोदय क्या कहते हैं तो देख लेते हैं। फेयर सर्विस, ये तो हड़प्पा को ना तो साम्राज्य माना और ना ही राज्य माना। वहीं मोहनजोदाड़ो को प्रशासनिक केंद्र भी नहीं माना। मोहनजोदाड़ो को ये एक धार्मिक केंद्र की संज्ञा देते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का शासन
ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होता था। ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होता था और बाद में इन्होंने अपने मत में संशोधन करते हुए कहा कि जो है केंद्रीय नियंत्रण की अवधारणा को जो है एक हद तक स्वीकार किया। बाद में मत में संशोधन करते हुए केंद्रीय नियंत्रण की अवधारणा को एक हद तक स्वीकार किया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में नाली एवं सड़कों की साफ सफाई से वहाँ पे नगर पालिका के अस्तित्व का जो है अनुमान लगाया जाता है कि जो जैसे वर्तमान समय में जो है शहरों में कस्बों में जो नगर पालिका के द्वारा निर्वाचित कर्मचारी हैं वो जो है गलियों सड़कों और नालियों की सफाई करते हैं। तो उसी जो है क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिंधु सभ्यता में सड़कों और गलियों और नालियों के में साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था थी। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी जो है नगर पालिका के अस्तित्व का प्रमाण माना गया और मोहनजोदड़ो में अन्नागार की प्राप्ति हुई है। जैसे अन्नागार की प्राप्ति से मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा लोथल से भी हुई है। तो मोहनजोदड़ो में जो है अन्नागार के प्रमाण से जो प्राप्ति मिली, दो बातें सामने आती हैं। एक तो कर के रूप में अनाज लिया जाता था, दूसरा यहाँ पे सार्वजनिक वितरण जैसी कोई प्रणाली रही होगी। तो इसको भी देख लेते हैं। नालियों एवं सड़कों की साफ सफाई के आधार पर नगर पालिकाओं के अस्तित्व का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। और मैंने बताया कि अन्नागारों की प्राप्ति दो बातों की ओर संकेत करती है। नंबर 1, कर के रूप में अनाज का लिया जाना और नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना। तो ये था जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा या इतिहासकारों के द्वारा यहाँ की शासन के बारे में जो विचार दिए गए वो था। अगर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम और देखें तो यहाँ की लिपि अभी तक अपठित है। इसको पढ़ने का तो प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक इसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। और जब तक सिंधु लिपि को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक इसके किसी भी स्वरूप के विषय में, चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, कला हो, किसी भी इसके स्वरूप के विषय में हम एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम यही कहें कि जो जितने मत विद्वानों के द्वारा दिए गए उसमें से तो ना तो राजा, ना तो पुरोहित, ना तो वणिक वर्ग, ना तो मध्यम वर्ग, इनमें से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे
शासन का नियंत्रणकर्ता कौन था जो है? तो निष्कर्ष रूप में हमारा यही हुआ कि राजा, मध्यम वर्ग, वणिक वर्ग, पुरोहित, हम किसी एक को जो है ये नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि यही के द्वारा यहाँ के लोग शासित होते थे या सिंधु सभ्यता में इस प्रकार की व्यवस्था शासन की थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।